हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने बायोलॉजी के अंदर शुरू किया था मानव शरीर, और मानव शरीर के अंतर्गत हमने प्रमुख तंत्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें लास्ट टाइम अपने नर्व सिस्टम को जाना था, यानी मानव तंत्रिका तंत्र को जाना था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी नर्व सिस्टम होता है, जो नर्व सिस्टम होता है वो नर्व सिस्टम है वो क्या करता है, पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। समझ गए ना, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है, नर्व सिस्टम करता है। ठीक है, लेकिन अकेले तंत्रिका तंत्र में वह एबिलिटी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती उसके अंदर कि वो पूरे के पूरे शरीर पर एक साथ लंबे समय तक कंट्रोल रख सके। समझ गए ना, यानी तंत्रिका तंत्र है ना, वो बहुत ही तेज कंट्रोल करता है, बहुत ही तेज समन्वय करता है, नियंत्रण करता है, लेकिन उसमें यह एबिलिटी नहीं होती कि वह उसे कंटिन्यू बनाए रखे। समझ गए ना, तो अब उस कंट्रोल को, उस नियंत्रण को, समझ गए, उस समन्वय को कंटिन्यू लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र का एक सहायक तंत्र और होता है, जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र। जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अपन अंतःस्रावी तंत्र, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी समझ गए। हाँ, नर्व सिस्टम या अपन बोलते सीधा एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी थोड़ा अलग हो गया, लेकिन अपन इसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। अब देखो, अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये अपने तंत्रिका तंत्र का सहायक तंत्र है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का सहायक तंत्र। समझ गए, यह तंत्रिका तंत्र की क्या करता है, सहायता करता है पूरे शरीर पर कंट्रोल करने में। अब देखो दोस्तों आगे, अब जो अंतःस्रावी तंत्र है ना, इसमें अध्ययन किसका होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है इसमें। समझ गए ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है किसमें, अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। समझ गए, एंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी, और लॉजी यानी लोग्स, और लोग्स का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अब देखो, तो अब जो हमारा शरीर है उस पर नियंत्रण, हमारे शरीर पर नियंत्रण कितने तंत्र कर रहे हैं, दो तंत्र कर रहे हैं। पहला तंत्र कौन सा है बताइए, पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पहला तंत्र कौन सा है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा तंत्र कौन सा है, अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा कौन सा है, अंतःस्रावी तंत्र। समझ गए, तंत्रिका तंत्र और है, दो नंबर हो गया अंतःस्रावी तंत्र। अब देखो, अब ये जो तंत्रिका तंत्र है इसका अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी। गौर फरमाना दोस्तों, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, हाँ, तो न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। इसी प्रकार अपन बात करें कि ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसका अध्ययन, समझ गए ना, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। समझ गए, क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। अब इन दोनों के अध्ययन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों,
एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। गौर करो दोस्तों, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक साथ अध्ययन, इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक साथ अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, या अंतःस्रावी ग्रंथियों को आगे पढ़ने के लिए अपने को बात करनी पड़ेगी कुछ उससे जुड़े हुए इतिहास एवं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की। ठीक है, उसकी बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, फिर अपन आगे शुरू करेंगे किसे? अंतःस्रावी तंत्र को। तो स्टूडेंट्स, मैं सोच सकता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज अपना मेन थे क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए अंतःस्रावी तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात करने जा रहा हूं। हाँ देखो, तो अपन ने क्या पढ़ा? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। गौर करो, दोबारा से देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। समझ गए? एंडोक्राइनोलॉजी। अब आगे बात करें एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, इसे अपन हिंदी में क्या बोल देंगे? अंतःस्रावी विज्ञान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन याद रह जाएगा ना? एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन है दोस्तों। अब यहाँ पे एक शब्द आता है दोस्तों, अंतःस्राव। कौन सा शब्द आता है? अंतःस्राव, जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन। ठीक है, देखो अंतःस्राव, ठीक है, अंतःस्राव जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने। किसने किया था? क्लॉड, या क्लॉड बोल दे या क्लॉड बोल दे, क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड। अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। समझ गए? किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने। आगे बात करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अब आगे बात है हार्मोन। हार्मोन, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखना है स्टार्लिंग। क्या याद रखना है? स्टार्लिंग, नॉट डार्लिंग, दिस इज स्टार्लिंग। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? स्टार्लिंग याद रखना है, स्टार्लिंग। ठीक है, स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। अब ये स्टार्लिंग और इसके एक दोस्त थे विलियम एम बेलिसिस। कौन थे? विलियम एम बेलिसिस। देखो
स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस, ठीक है, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? हार्मोन की खोज की। सर्वप्रथम हार्मोन की खोज की। सर्वप्रथम हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने। और इन्होंने कौन से हार्मोन की खोज की थी दोस्तों? बहुत अच्छी बात है ना कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन बोल देते हैं कौन सा है? सिक्रीटिन है दोस्तों। कौन सा है? सिक्रीटिन। कौन सा है? सिक्रीटिन। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन है। और इस सिक्रीटिन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस ने, स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस ने, ठीक है। और इस हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था दोस्तों। किसने किया था? स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले या सर्वप्रथम शरीर से पृथक हार्मोन, या सीधा बोल देता हूं मैं, सर्वप्रथम पृथक हार्मोन। पृथक शरीर से ही तो होता है, हार्मोन का निर्माण शरीर में होता है, आर्टिफिशियल मेथड से ये जनरेट नहीं होते सामान्यतः। इनका निर्माण कहाँ होता है? शरीर में होता है। या अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी भोज्य पदार्थ के अंदर हार्मोन उपस्थित नहीं होते। ये जल में सामान्यतः घुलनशील होते हैं। ये लिपिड या प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, लिपिड प्रवृत्ति के भी होते हैं और प्रोटीन प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। ये है जो हार्मोन है, जो रासायनिक रूप से सूक्ष्म मात्रा के अंदर मानव शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मानव शरीर के अंदर बनते हैं, ठीक है। इन्हें किसी भी भोज्य पदार्थ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हार्मोन होते हैं ना, जो हार्मोन होते हैं वो बाह्य या आंतरिक, बाह्य या आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे बाहरी शरीर से मतलब बात करें अपन, जैसे एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ भी कुछ हार्मोन है वो जनरेट होंगे, ठीक है। टेम्परेचर घटने के साथ भी कुछ हार्मोन है वो जनरेट होंगे। क्लियर है? आपको चोट लग गई, चोट लगने से भी अपने आप बाह्य वातावरण से क्रिया हुई है ना अपने शरीर के अंदर, तो भी कुछ हार्मोन जनरेट होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये आउटर और इंटरनल एक्टिविटीज है ना, उनके फलस्वरूप उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या होंगे? जनरेट होंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, ठीक है। लेकिन इनके प्रभाव है ना वो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अब जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप लोग जान जाओगे। ओके दोस्तों, बने रहना हमारे साथ, ठीक है। बीच में स्किप नहीं करना है, जहां पर क्या पता कौन सी बात आपको सिलेक्शन दिलवा दे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों। हाँ, तो सर्वप्रथम पृथक हार्मोन कौन सा है? सर्वप्रथम पृथक हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। सर्वप्रथम पृथक हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। सबसे पहले अलग किया गया हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, ठीक है। सबसे पहले कौन से हार्मोन को अलग किया गया था? इंसुलिन हार्मोन को अलग किया गया था। अब ये इंसुलिन हार्मोन है ना, वो शुगर वाला हार्मोन है, शुगर, मधुमेह या डायबिटीज। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इंसुलिन के डायरेक्ट इंजेक्शन लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो इंसुलिन प्योर इंसुलिन हार्मोन होता है वो, ठीक है। हाँ, विशेष करके कुछ जन्मजात लोगों में जिनमें अपना पेनक्रियास ग्लैंड है ना, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, उस कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और ये इंसुलिन सबसे पहले अलग किसने किया था? ये इंसुलिन सबसे पहले अलग किसने किया था? इंसुलिन सबसे पहले बेटिंग व मेकेड, बेटिंग व मेकेड ने सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन को क्या किया था? पृथक किया था दोस्तों, समझ गए ना। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसुलिन की संरचना है वो सबसे पहले किसने दी थी? सेंगर ने दी थी। इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे पहले किसने दी थी? इसकी संरचना सबसे पहले सेंगर ने दी थी। इस कारण से क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। इंसुलिन की स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी? सेंगर ने दी थी। इस कारण से क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि एक साथ सारा का सारा मैटर है वो क्लियर हो जाए। आगे देखिए,
अब बात करते हैं अपन ग्रंथियों से संबंधित। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्रंथियां, अब बात करेंगे अपन ग्रंथियों से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, ग्रंथियां जिसे अपन बोलते हैं ग्रंथियां, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? सबसे छोटी सी बात है कि ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। देखो, अब बात करते हैं ग्रंथियों की। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो ग्रंथियां होती है दोस्तों 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी होती है दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथियां। दूसरी कौन सी होती है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां, और इन बाह्य स्रावी ग्रंथियों को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब देखो, तीसरी एक और होती है दोस्तों। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और एक तीसरी और होती है जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, जिन्हें क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां, यानी मिक्स्ड ग्लैंड, जिन्हें क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियां बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियां। अब बात करते हैं इन तीनों के प्रकार की। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। 1 नंबर पे अपन किसकी बात करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। देखो दोस्तों, चलो नंबर 1 पर बात कर लेते हैं अपन बाह्य स्रावी ग्रंथियां, फिर कर लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात। बाह्य स्रावी ग्रंथियां, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या? हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड है उससे संबंधित बात करेंगे, छोटी छोटी पर बहुत अच्छी अच्छी बातें। देखिए कैसे कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं वो अपने हार्मोन या उत्पादों को विशेष ट्यूब या नलिका के माध्यम से, किसी निश्चित अंग तक पहुंचाती है। क्या है? कि अपने हार्मोन या उत्पादों को विशेष नलिका के माध्यम से किसी निश्चित अंग तक पहुंचाती है। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एक ट्यूब या एक नलिका के माध्यम से ना डायरेक्ट किसी अंग तक अपने हार्मोन या उत्पाद को पहुंचाएगी। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, आप समझ जाओगे, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि नलिका के माध्यम से अपने पदार्थ यानी लार को मुख में छोड़ती है, नहीं छोड़ती। दूसरी है दोस्तों अश्रु ग्रंथि। हाँ, अश्रु ग्रंथि है ना, अश्रु ग्रंथि। अश्रु में क्या होता है? हाँ, अश्रु है वो आंख से ही तो निकलते हैं, आंख में तो छोड़े जाते हैं, फिर आंख से, वो अलग बात है कि वो आंख से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कभी नाक से भी आंसू आए हो, नाक से कुछ छोड़ो जाने दो उसे। आगे देखो, अश्रु ग्रंथि 3 नंबर पे है दोस्तों सवेद ग्रंथि। तीसरी कौन सी है? सवेद ग्रंथि। ठीक है। नंबर 4 है दोस्तों दुग्ध ग्रंथि। नंबर 4 क्या है? दुग्ध
ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि जो मानव नर में तो डीएक्टिवेट होती है, मानव नर में तो सक्रिय नहीं होती, केवल मानव मादा में सक्रिय होती है। और नंबर 5 में है दोस्तों लीवर या यकृत। लीवर या यकृत, लीवर या यकृत। अब देखो दोस्तों, इन ग्रंथियों का है ना, बाह्य स्रावी ग्रंथियों का अलग से टॉपिक आपको कभी नहीं मिलेगा। अलग से बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना, वो क्लियर नहीं करवाई जाती। क्यों? अपन कंपटीशन लाइन में जो तैयारी करते हैं ना, उसमें आपको एक्सोक्राइन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन या अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि ये जो लार ग्रंथि है ना, इसे अपन पाचन तंत्र के साथ पढ़ देते हैं, समझ गए। यकृत को भी अपन पाचन के साथ पढ़ देते हैं, समझ गए। यकृत को भी अपन पाचन के साथ पढ़ देते हैं। अब जो श्वेत ग्रंथियां हैं, अब ये जो अश्रु ग्रंथि है, इसे पढ़ते हैं आंख के साथ। किसके साथ पढ़ते हैं? आंख के साथ पढ़ देते हैं। और दुग्ध ग्रंथि है ना, इसमें स्तनों का अलग से अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर, और लीवर है, इसका भी अपन पाचन तंत्र के साथ अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन श्वेत ग्रंथि की बात करेंगे, थोड़ी सी श्वेत ग्रंथि की बात करेंगे। बाकी ग्रंथियां है ना, वो अलग अलग अंगों के साथ पढ़ दी जाती है, ठीक है। तो श्वेत ग्रंथि की अपन थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दो बातें। नंबर 1, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि। सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है दोस्तों कौन सी? सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि वैसे तो लार ग्रंथि में होती है दोस्तों, एक अधोजिह्वा ग्रंथि। कौन सी होती है? अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। अधोजिह्वा ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। या अगर अधोजिह्वा ऑप्शन में न हो तो ये श्वेत ग्रंथि है ना, वो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। हकीकत में होती श्वेत ग्रंथि है दोस्तों, श्वेत ग्रंथि। लेकिन कुछ श्वेत ग्रंथियां अधोजिह्वा ग्रंथि से बड़ी होती है। कुछ श्वेत ग्रंथियां वो अधोजिह्वा ग्रंथि से बड़ी होती है। कारण क्या है? जो श्वेत ग्रंथि है ना, उनकी संख्या होती है दोस्तों लगभग 25 लाख। हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 25 लाख होती है, ठीक है। तो इनमें से कुछ है वो तो इनसे छोटी है, किससे? अधोजिह्वा से या सबलिंगुअल ग्लैंड से। और कुछ है वो क्या, इससे बड़ी है। इसलिए ऑल ओवर अपन अधोजिह्वा को बोल देते हैं, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि अपने को श्वेत ग्रंथि चुनना है या अधोजिह्वा ग्रंथि चुनना है। 2 नंबर पे बात करते हैं, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब ये जो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, वो है यकृत, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं दोस्तों। जिसे क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या थी? बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। और इनमें से अश्रु ग्रंथि आपको पढ़ानी है, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं अलग वीडियो के साथ। यकृत है, ये अपन पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। लार ग्रंथि है, इसे अपन पाचन तंत्र के साथ डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। श्वेत ग्रंथियों को जब अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम करेंगे और करेंगे ना, उसके साथ पढ़ लेंगे। हाँ, श्वेत ग्रंथियों को अपन आगे अलग से पढ़ेंगे, एक छोटी सी क्लास अलग लगा देंगे श्वेत ग्रंथियों की, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि अक्सर क्वेश्चन श्वेत ग्रंथि से किस प्रकार से उठता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन ध्येय क्या रहेगा? मेन ध्येय रहेगा अपना अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जिनके बारे में अपन ने अभी तक कोई बात नहीं की है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 2 नंबर पे है अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, देखो अब दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वो अपने हार्मोन या उत्पादों को, ये अपने हार्मोन या उत्पादों को, या सीधा हार्मोन भी बोल सकते हैं इसे, हार्मोन या उत्पादों को सीधे रक्त में मिलाकर, सीधे रक्त के माध्यम से, सीधे रक्त के माध्यम से किसी निश्चित अंग तक पहुंच जाती है। किसी निश्चित अंग तक
पहुंचाती है, रक्त के माध्यम से किसी निश्चित अंग तक पहुंचाती है। क्लियर है? अब देखो, अब बात करते हैं ये सीधे रक्त के माध्यम से किसी निश्चित अंग तक पहुंचाएगी, यानी कहने का मतलब ये जो अपने हार्मोन रिड्यूस कर दिया या प्रोड्यूस कर दिया है उन्हें क्या करेगी, सीधे ब्लड में मिलाएगी और ब्लड उन्हें क्या करेगा, निश्चित अंग तक पहुंचा देगा। हाँ, अपन ने प्लाज्मा के संदर्भ में बात की थी ना, प्लाज्मा का संदर्भ में बात की थी, उसमें मैंने बताया था ना, प्लाज्मा के साथ हार्मोन भी उपस्थित होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं, गैसें उपस्थित होती है, ठीक है, रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है, प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होते हैं, इन सब की अपन ने बात की थी। अब बात है इसके एग्जाम्पल की, इसके उदाहरण। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखने दोस्तों। क्यों? क्योंकि कई बार है ना सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है या नहीं है, ठीक है, इसलिए इनके नामों को जरूर याद रखना। हाइपोथैलेमस। नंबर 2, हाइपोथैलेमस के बाद पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, यहां मैं पहले बात कर लेता हूं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि। फिर 3 नंबर पे दोस्तों पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। 4 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। 5 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं थायराइड के बाद में पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। और 6 नंबर पे आ जाएगा आपने थाइम्स ग्रंथि, ठीक है, थाइम्स ग्रंथि। और 7 नंबर पे एक और बात कर लेता हूं मैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइम्स ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ये सब कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और फिर बात करते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। क्लियर है दोस्तों? हाँ, अब इन ग्रंथियों की अपन एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं ग्रंथियों का तीसरा प्रकार, जिसे क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां। जिसे क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथियां। तो तीसरी ग्रंथियां हैं अपने मिश्रित ग्रंथियां। तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां। अब मिश्रित ग्रंथियां ना दोस्तों वे ग्रंथियां होती है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। कहने का मतलब वे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। कहने का मतलब क्या है कि वे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। 3 नंबर पे है मिश्रित ग्रंथियां, जिन्हें अपन बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये दोनों की दोनों है ना, ये जो मिश्रित ग्रंथियां हैं वो अंतःस्रावी भी होती हैं और प्लस में बाह्यस्रावी भी होती है। कहने का मतलब ये कुछ पदार्थ है वो तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में बनाती है और कुछ पदार्थ है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में बनाती है। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। यहां पर इसके एग्जांपल आते हैं दोस्तों 3। नंबर 1 पे आता है अग्नाशय। नंबर 2 पे आता है दोस्तों वर्ण, जो मानव नर में पाया जाता है। और नंबर 3 पे आता है दोस्तों अंडाशय। नंबर 3 पे क्या आता है? अंडाशय, जो किसमें पाया जाता है? मानव मादा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मानव मादा में पाया जाता है। तो मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत अपन इन 3 ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, अग्नाशय, वर्ण और अंडाशय। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए आपसे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय है, जिसे अपन ने पाचन तंत्र के साथ पढ़ लिया था। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, डिटेल से पढ़ चुके हैं इसे दोस्तों,
ठीक है। और सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि वर्षण है दोस्तों, सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? वर्षण है। क्लियर है? एक बार रिवाइज कीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि अधोजीवा को बोल दो या स्वेद को बोल दो, स्वेद ग्रंथि बोल दो या अधोजीवा बोल दो, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि वर्षण और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, जो आप सामान्य पढ़ते हो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष। ये दो बातें और आपको याद रखनी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष दोस्तों। ठीक है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग ना 8 क्वेश्चन बनते हैं, 2 अंतःस्रावी के, 2 बाह्यस्रावी के और 2 मिश्रित के और 2 ऑल ओवर के। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।